Hello everyone, good evening. How are you all? Am I audible now? कैसे हैं आप सभी लोग? How is your preparation going on? मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से आप लोगों का क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्लास में नहीं ले पा रहा था, ठीक है. ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू टेक क्लासेस. लेकिन आज चलिए जो भी हमारा क्लासेस चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं. गुड इवनिंग जी, अरुण निरोला जी, कनकाचार्य जी, गुड इवनिंग. तो कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन, बताइए. मनीषा छेत्री जी, गुड इवनिंग जी. तो हम इससे पहले अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर, जहाँ पर सबसे पहले तो हमने चर्चा किया अबाउट ये एंशिएंट इंडिया पर चर्चा कर रहे थे और सबसे पहले हम लोगों ने प्री हिस्ट्री पर चर्चा किया था. फिर हम लोगों ने चर्चा किया था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे अबाउट द वैदिक एज. और मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था कि ये जो वैदिक एज है इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. एक तो अर्ली वैदिक या फिर ऋग वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज. और अर्ली वैदिक एज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी चर्चा किया है. क्या यहाँ तक ये जो अर्ली वैदिक एज तक हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, क्या यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? तो हम पूछिए, नहीं तो हम सेशन को शुरू कर सकते हैं. गुड इवनिंग करुणा देवी जी. क्या अभी तक आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अर्ली वैदिक एज है ना कहाँ से शुरू होता है हम लोगों ने चर्चा किया था कि अराइवल ऑफ द आर्यंस से, जब यहाँ पर आर्यंस पहुँचे थे तब से हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है. हम लोगों ने ये भी बताया कि आर्यंस कौन है, दे आर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो कि एक ही भाषा बोलने वाले एक ग्रुप है जो कि कहाँ स्टेपिस में रहते थे, साउदर्न रशिया, यहाँ पर जो ग्रासलैंड है स्टेपिस, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं. बबीता छेत्री जी, गुड इवनिंग, ठीक है. एंड लगभग ऑन एंड अराउंड 1500 BCE पर ये लोग सप्त सिंधु रीजन पे आके बैठ गए थे, ठीक. और अर्ली वैदिक एज का हम लोगों ने पॉलिटी ऑलरेडी डिस्कस किया है, किस तरीके का पॉलिटी हुआ करता था. हम लोगों ने बताया था कि हर एक कुल में रहते थे एक कुलपति, हर एक फैमिली में होता है एक कुल, और कुल का जो हेड होता वो होता कौन, कुलपति. 2-4 कुल को मिलाकर बनता एक ग्रामा, और ग्रामा का हेड होता कौन, ग्रामिनी. फिर हम लोगों ने बताया 2-4 ग्रामा को मिलाकर बनता एक क्लेन या फिर विशु, और विशु का हेड होता विषयापति. एंड अलग अलग क्लेन मिलाकर बनता एक जना, ठीक है, यानी कि ट्राइब, और इसका हेड होता कौन, राजन, ठीक है, राजन. अब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके का था. राजन जो है ये सारे लोगों के लिए काम करते थे, राजन. अब इसके बाद हम लोगों ने वो समय का सोसाइटी देखा था कि सोसाइटी में डिवीज़न अगर था, जी मनोज जी, गुड इवनिंग जी. सोसाइटी में अगर कोई डिवीज़न था तो वो किस तरीके का डिवीज़न हुआ करता था कि बस आर्यन और नॉन आर्यन, आर्यन और नॉन आर्यन, इसके अलावा हमें दूसरा डिवीज़न सोसाइटी में दिखाई नहीं देता है, ठीक है. आर्यन जो है वो नॉन आर्यन जो है उसको दशा या दस्यु 2 भाग में भगाया जाता था. दे आर फ्रेंडली टूवर्ड्स द दशास एंड हॉस्टाइल टूवर्ड्स द दस्युस. हम लोगों ने चर्चा किया था. पोजीशन ऑफ वुमेन वाज क्वाइट गुड. लेटर वैदिक एज के कंपैरिजन में अर्ली वैदिक एज में वुमेन का पोजीशन अच्छा था. वो लोगों का जो फूड था, फूड के बारे में भी हमने चर्चा किया था. देन इकोनॉमी, द इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन कैटल रेयरिंग. ज़्यादातर समय ये लोग क्या करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे. देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड था. बाद में अर्ली वैदिक एज के समय में फिर क्या होता है, कैटल रेयरिंग जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है, एंड एग्रीकल्चर बिकम द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इन अर्ली वैदिक एज, ठीक है. और ये जो भी उस समय की इकोनॉमी, उस समय का रिलीजन, यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में चर्चा किया है.
तो अभी तक अगर पिछले क्लास 3 तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बदलना शुरू होता है, ठीक है। अब जो जना था यानी कि जो ट्राइब थे, ये धीरे धीरे ना, एक जो ट्राइब है वो दूसरे ट्राइब के साथ फाइट करते और अपना टेरिटरी को इंक्रीज करते, तो धीरे धीरे जनपदा का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है यहाँ पर। जनपदा ना, जनास बिकेम, जना जो है अपना अपना टेरिटरी बनाने लगते हैं, ठीक है। हर एक जना जो है ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, ये इतना एरिया हमारा एरिया है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जनपदास का डेवलप होना शुरू होता है लेटर वैदिक पीरियड से। अपना अपना टेरिटरी डिसाइड करना शुरू करते हैं ये। राजन बिकेम मोर पावरफुल हियर, राजन जो है ये जना का जो ट्राइबल लीडर हुआ करता था, राजन यहाँ पर पावरफुल होने लगता है। एंड सभा एंड समितिस आर डोमिनेटेड बाय द किंग्स एंड पुरोहिता। जो सभा हम लोगों ने आर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि राजन को मदद करने वाले सभा या जो समितिस थे, ये यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है? राजा डोमिनेट करते हैं, पुरोहित डोमिनेट करने लगते हैं अब धीरे धीरे। वुमेन वर नॉट अलाउड टू अटेंड द असेंबलीज, ये जो सभा समिति है यहाँ पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाने लगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा अब ना। जो राजा जो हुआ करते थे, द किंग, वो कुछ एक्स्ट्रा वेगन रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे। एक्स्ट्रा वेगन रिचुअल्स लाइक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। किस तरीके का यज्ञ है कि राजा जो है एक यज्ञ परफॉर्म करते हैं अपने टेरिटरी से, ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज द हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल। आपको पता होगा ये यज्ञ के बारे में कि यहाँ से रिचुअल परफॉर्म करके राजा जो है अपने एक हॉर्स को छोड़ देते हैं और वो हॉर्स दौड़ते हुए जहाँ तक पहुँचेगा वो टेरिटरी जो है वो राजा का हो जाएगा, किंग का हो जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम बदलना शुरू होता है ना। कुछ एक्स्ट्रा वेगन रिचुअल्स लाइक अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ या वाजपेय यज्ञ, ये अलग अलग यज्ञ परफॉर्म करना शुरू किया जाता है राजा द्वारा, ठीक है। उसके बाद पहले हमें आर्ली वैदिक पीरियड में तो कोई टैक्स सिस्टम के बारे में पता नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन वहाँ पर हमें मिला था बस बलि विच वॉज एन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन टू द गिफ्ट। वो एक वॉलेंट्री गिफ्ट था राजा के लिए, लेकिन यहाँ पर राजा क्या करना शुरू करते हैं? कंपलसरी टैक्स सिस्टम लगाना शुरू करते हैं इस समय भी हमें। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी राजा का कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, ये ध्यान रखना है आपको। देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड ऑल्सो। द टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग द टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। ये जो टेरिटरी है ना, राष्ट्र, ये पहली बार यहाँ पर हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग दिस लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ये टेरिटरी का कंसेप्ट था ही नहीं। टेरिटरी यानी कि आप ऐसे समझ लो बाउंड्री। ये जो जना है, ये जना यानी कि ट्राइब अपना अपना बाउंड्री बनाने लगते हैं। ये इतना टेरिटरी मेरा, ये लोग अपना टेरिटरी बनाने लगते हैं। एंड इस यहाँ पर शुरू होता है क्या? राष्ट्र यानी कि जनपदा का कंसेप्ट पहली बार हमें मिलता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज द आयरन एज। इसको आयरन एज भी कहते हैं। क्यों आयरन एज कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहली बार आयरन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। आयरन वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हियर इन द लेटर वैदिक पीरियड। द राजन एज्यूम्ड द टाइटल्स लाइक सम्राट, एकराट, सर्वभूमि, विराट। जो राजा हुआ करते थे ये अलग अलग टाइटल, राजन जो है ये अलग अलग उपाधि रखना शुरू करते हैं, जैसे कि सम्राट, एकराट, ये अलग अलग टाइटल्स जो है ये राजन रखना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। आर्यंस became generally familiar with the major portion of the Gangetic Valley where they gradually settled and ये फिर यहाँ से पहले तो कहाँ आए थे ये लोग? आर्यंस पहले तो आए थे ये सप्त सिंधु रीजन में, ठीक है। अब सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था दैट वाज, पहले तो हम कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो खत्म हो गया था, ठीक है। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो भी होता था वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था। अब धीरे धीरे ये लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं और यहाँ इसके बाद ये लोग कहाँ आते हैं? वेस्टर्न गंगा वैली, ये जगह पर, ये वेस्टर्न गंगा वैली, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं ये दिस इज़ द गंगा रिवर। अरे ये गंगा रिवर और यमुना रिवर, ये गंगा और यमुना रिवर के ये जो बीच का एरिया है जिसको कहा जाता है गंगा यमुना डोआब, ये लोग ये गंगा यमुना डोआब में आके सेटल होना लगते हैं। वेस्टर्न गंगा वैली में ये लोग सेटल होते हैं और यही जगह को ये लोग क्या कहते हैं? यही जगह को ये लोग कहते हैं आर्यव्रत बोल के कहते हैं, आर्यव्रत कहते हैं,
ठीक है, वेस्टर्न गंगा वैली को ये लोग आर्यव्रत कहते हैं। अब धीरे धीरे फिर से अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जो कैटल रेयरिंग है, कैटल रेयरिंग वाज द चीफ ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर हम लोगों ने यहाँ देखा था, देखिए ना, इन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द मेन ऑक्यूपेशन वाज द कैटल रेयरिंग अर्ली वैदिक पीरियड के समय में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के समय में फिर से क्या होने लगता है कि एग्रीकल्चर बिकेम द अगेन चीफ ऑक्यूपेशन, फिर से एग्रीकल्चर जो है वो चीफ ऑक्यूपेशन बन जाता है। आचार्य सुजाता जी गुड इवनिंग, निधि गुप्ता जी गुड इवनिंग। ठीक है, फिर से ये लोग खेती करना शुरू करते हैं। क्यों? विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन, आयरन के डिस्कवरी के बाद, है ना, आयरन जो है वो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड ठीक है, फिर धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर को ही ये लोग फिर अपना चीफ ऑक्यूपेशन बनाते हैं। एक जो वेदा है, दैट इज द शतपथ ब्राह्मणा, स्पीक्स द लेंथ ऑफ द प्लाउइंग रिचुअल। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अबाउट द शतपथ ब्राह्मणा, जो कि यजुर्वेदा में है। ठीक है, यजुर्वेदा का ही एक ब्राह्मणा है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मणा। ये शतपथ ब्राह्मणा में प्लाउइंग रिचुअल के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्लाउइंग रिचुअल, किस तरीके से प्लाउइंग करना है, किस तरीके से हल लगाना है। आयरन, आयरन श्यामा और द कृष्णाया यूज स्टार्टेड, आयरन यूज यहीं पर शुरू होता है। ठीक है, पहली बार आयरन का डिस्कवर यहीं पर किया गया था। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द आयरन एज। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लाइक द मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पोटरी मेड ग्रेट प्रोग्रेस। ये सब चीज़ों में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। ये अलग अलग जगहों पर भी प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। ट्रेड बिकेम एक्सटेंसिव, ये लोग फिर जो भी खेती करते उसको अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट भी करना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, निष्का, शतमाना एंड कृष्णाला वेर यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अर्ली वैदिक पीरियड के साथ अगर कंपेयर करो तो अर्ली वैदिक पीरियड में cow was used, basically cow was used as a medium of exchange, but during the later Vedic period, ये जो अलग अलग नाम है ये क्या है, मे बी द पीसेस ऑफ डेफिनिट वेट ऑफ गोल्ड, अलग अलग गोल्ड के वेट का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे कि निष्का बताया गया है, शतमना या कृष्णाला, ये गोल्ड के अलग अलग वेट का नाम बताया गया है। दिस वेर यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मुझे धान दो, हम आपको निष्का देंगे, यानी कि 1 पीस ऑफ गोल्ड यू कैन से। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेरी बनाया जाता था, पोटेरी का नाम आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है, पेंटेड ग्रे वेयर पोटेरी। पोटेरी टाइप क्या था, पोटेरी जो बनाया जाता था उसको कहा जाता था पेंटेड ग्रे वेयर पोटेरी, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में भी बनाया जाता था। सो हम लोगों ने लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटी और इकोनॉमी पर चर्चा कर लिया है। अब आगे और चर्चा करते हैं अबाउट द सोसाइटी। अब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चेंज हमें दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा चेंज हमें यहाँ पर सोसाइटी में दिखाई देता है कि जो ऋग्वेदा का 10th मंडला था, विच इज़ द लेटेस्ट वी कैन से 10th चैप्टर, जहाँ पर क्या है, पुरुष सूक्त हिम है, पुरुष सूक्त ब्राह्मणा के बारे में बताया गया है, ये पुरुष सूक्त ब्राह्मणा। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया ये गया है कि सोसाइटी में अब डिवीजन आना शुरू होता है। किस तरीके से कि जो पुरुष सूक्त ब्राह्मणा के मुंह से जो पैदा हुए हैं उनको क्या कहेंगे हम, ब्राह्मीण। ठीक है, पुरुष सूक्त के सोल्जर से जो पैदा हुए हैं वो कौन है, वो क्षत्रियस हैं। पुरुष सूक्त ब्राह्मणा के जो थाई से पैदा हुए हैं वो कौन है, वो है वैश्यस। एंड इनके फिट पांव से जो पैदा हुए हैं वो है शूद्रस। यानी कि ये अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो सबसे ऊपर आता है मुंह, है ना, इसलिए ब्राह्मीण सबसे ऊपर है। ब्राह्मीण यानी कि कौन, ब्राह्मीण यानी कि द प्रीस्ट एंड द टीचर्स, पुजारी हो या जो शिक्षा देने वाले टीचर्स, ये सबसे ऊपर आते थे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको प्रिविलेज मिलता था। किस तरीके का, दे रिसीव्ड गिफ्ट्स, ये लोग पूजा करते थे, है ना, तो इनका दूसरा कोई काम हुआ नहीं करता था, ये लोग दूसरों को सिखाते थे, पूजा किया करते थे। ठीक है, तो इन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता था, इन लोगों को गिफ्ट दिया जाता था, है ना, दान दिया जाता था इन लोगों को, और वही दान से इन लोगों का जीवन यापन चलता था। देवर एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन एंड पनिशमेंट, इन लोगों को टैक्स भी पे नहीं करना होता था, और इन लोगों को कोई पनिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को सिखाना है तो कौन, ब्राह्मण ही सिखा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा है ये ब्राह्मण, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है,
पुरुष सूक्त ब्राह्मण का माउथ है, तो माउथ से जो पैदा हुआ है दे आर द ब्राह्मण। ठीक है, अब दूसरे माउथ के बाद आता है सोल्जर। अब सोल्जर से जो पैदा हुए हैं दे आर क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि कौन? जो बलवाहु हैं, जो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जो रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि राजा, जैसे कि जो आर्मी सिपाही, दोज हु फॉट, दोज हु गवर्न, दोज हु रूल, दे आर द क्षत्रियस। ठीक है, और इन लोगों का जीवन जापन कैसे चलता है? दे लिव ऑन द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। जो खेती करते हैं, कौन खेती करता था? बेसिकली वैश्यस। ठीक है, ये लोग खेती करते थे और खेती में जो भी ना प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन का इन लोगों को टैक्स पे करना है, और ये टैक्स कलेक्ट कौन करते थे? क्षत्रियस। ठीक है, सो दे लिव्ड ऑन द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। ये पीजेंट जो भी टैक्स पे करेंगे, ये पीजेंट जो भी टैक्स पे करेंगे, वही टैक्स से इनका जीवन जापन चलता था क्षत्रियस का। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? थाई से पैदा हुए यानी कि वैश्यस। थाई से पैदा हुए यानी कि वैश्यस। दे एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग या ट्रेड, सब कुछ यही करते हैं। खेती गाती भी यही करते हैं, कैटल रेयरिंग करना भी इन्हीं का काम है, व्यापार करना भी इन्हीं का काम है, और से सब कुछ करते हुए भी टैक्स पे करना भी इन्हीं का काम है। ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? टैक्स कलेक्ट करते हैं कौन? क्षत्रियस। कलेक्ट द टैक्सेस। ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। सब कुछ करने वाले कौन? वैश्यस। खेती करने वाले, व्यापार करने वाले, कैटल रेयरिंग करने वाले ना, दे आर द प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स। और इन लोगों का, ये लोग जो भी टैक्स पे करते थे, उन लोगों का वो टैक्स से जीवन जापन चलता था इन लोगों का, जो कि 40 जो दोज हु फॉट, दोज हु गवर्न, दोज हु रूल, इन लोगों का जीवन जापन चलता था, यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से द क्षत्रियस। ठीक है, एंड द अंतिम में शूद्र यानी कि सबसे नीचे क्या? जो पुरुष सूक्त ब्राह्मणा के जो फिट से पैदा हुए हैं। ठीक है, दे आर द डोमेस्टिक स्लेव्स, दे आर द एग्रीकल्चरल स्लेव्स, दे आर द क्राफ्टमैन। इनका काम क्या है? ये ऊपर के जो तीनों कष्ट है इनको सर्व करना, टू सर्व फॉर देम। इनका काम है ये ऊपर के जो तीनों कष्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये तीनों कष्ट को सर्व करना। ठीक है, इनका काम है, शूद्रस का काम है। तो सोसाइटल ऑर्डर में ये सबसे नीचे रहते थे शूद्रस। ये जो ऊपर के तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, इनको द्विजा कहा जाता है कि इनका ट्वाइस बॉर्न, इनका दोबारा जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। अब सोसाइटी में क्या शुरू हो गया? सोसाइटी में व्हाट वी कैन से रिजिड कास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है सोसाइटी में। ठीक है, रिजिड कास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। व्हाट वी कैन से द वर्णाश्रम धर्म। ठीक है, इसको क्या कहा गया? वर्णाश्रम धर्म का शुरू हो जाता है यहीं से। वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है? ये यहाँ पर 4 वर्ण के धर्म है। 4 वर्ण कौन सा? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण के धर्म है। 4 वर्ण के लोग रहते हैं सोसाइटी में। ये वर्णाश्रम धर्म का शुरू होता है। ठीक है, उस समय कब? लेटर वैदिक पीरियड के समय में वर्णाश्रम धर्म का। नाउ द पोजीशन ऑफ वुमेन स्लोली स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट हियर। ठीक है, पहले तो वुमेन वर कंसिडर्ड इक्वल टू मैन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। मोस्ट ऑफ द ऑथर्स सेज दैट दे आर इक्वल टू मैन, बट हियर दे आर कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट टू मैन। अब धीरे धीरे वुमेन को क्या कहा जाने लगा कि वुमेन आर सबऑर्डिनेट टू मैन ना, वुमेन को मैन के नीचे रहना है। धीरे धीरे इनका स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड होता हुआ जाता दिखाई देता है। दे लॉस्ट द पॉलिटिकल राइट। व्हाट वाज द पॉलिटिकल राइट? दे क्या पॉलिटिकल राइट मिलता था इन लोगों को? जैसे कि सभा या समिति में अटेंड कर सकती थी पहले अर्ली वैदिक पीरियड में, अब ये लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। धीरे धीरे ये लोग क्या पॉलिटिकल राइट भी खो देते हैं। देन चाइल्ड मैरिज बिकेम मोर कॉमन हियर। बच्चे ना जब छोटा उम्र था, छोटे उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। एंड स्लोली वी कैन सी, बहुत लेटर वैदिक एज के भी अंतिम समय में हमें सती प्रैक्टिस भी दिखाई देता है। सती प्रैक्टिस यानी कि अगर हस्बैंड का डेथ हो जाए तो वाइफ को भी मर जाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिसेस भी हमें लेटर वैदिक एज के अंतिम समय में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से द पोजीशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड टू डिटोरिएट
ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। सोसाइटी में रिजिड डिवीजन भी हमें दिखाई देता है लेटर वैदिक एज के समय में, ठीक है। और ये जो लगभग आज से कई हजार साल पहले बनाया गया सिस्टम, लगभग 3000 साल पहले आज के ज़माने में का सिस्टम का रहना चाहिए ये या नहीं? पहले तो था, लेटर वैदिक पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, लेकिन आज के दिन में भी प्रिवेलेंट हमें दिखाई देता है। मुझे तो लगता है आपके घर में भी है, आपके घर में भी ये सिस्टम बनाया जाता है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताइए। आज आपके घर में आज भी कहा जाता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहा जाता है कि नहीं? आज भी प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में। क्यों? कोई ऐसा है जो कह सके मुझे कि सर हमारे घर में नहीं होता है, हमारे सोसाइटी में नहीं होता है? कोई कह सकता है मुझे? बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आप लोगों में से कोई है तो बताइए कि सर हमारे घर में तो नहीं है ऐसे। मैं दिखा दूंगा, लेकिन हाँ होता है आज भी। इट इज स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी, बट नॉट गुड, नॉट गुड। आज के दिन में भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 15 आपने पढ़ा होगा, है ना, कि हर व्यक्ति समान है आज के दिन में, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सर आई एम बुद्धिस्ट, वी डोंट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन। सर दैट्स ग्रेट। हम बौद्धिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है मनोज कुमार जी, हम बौद्धिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। बौद्धिज्म क्यों शुरू हुआ? बौद्धिज्म एक नया रिलीजन क्यों शुरू हुआ? देखना है, बौद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नया रिलीजन क्यों शुरू हुआ होगा? पहले तो था नहीं ऐसा कोई सिस्टम, पहले तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं हमारे सोसाइटी में। क्यों शुरू हुआ है ये सब सिस्टम? बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। धीरे धीरे ब्राह्मण जो है ना, ये अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, सबसे बड़ा मानने लगते हैं, है ना। ये जो क्षत्रिय है ना, वो रूल करने वाले, वो धीरे धीरे इनको क्या करते हैं, टैक्सेशन करते हैं, तो टैक्स बढ़ाना शुरू किया जाता है ना। ये तीनों मिलके शूद्रस को डोमिनेट किया करते थे, ठीक है। और धीरे धीरे सोसाइटी में जो डिवीजन हमें दिखाई देता है, सोसाइटी में ये रिजिड सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन, वोमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें क्या करता है, नया रिलीजन बनना, नया थॉट्स आना शुरू होता है सोसाइटी में। हाँ, बोला जाता है आज भी, कोई बोल नहीं पा रहा है। देखो, कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि सर हमारे घर में तो नहीं होता है बोल के। आप लोगों में से जितने भी लोग लाइव देख रहे हो, आप लोगों में से कोई भी ये नहीं बता पा रहे हो कि क्या सर हमारे घर में नहीं होता है। इतना नहीं बता पाओगे क्या? इतना पढ़े लिखे लोग हो। ऑफ कोर्स इट इज इन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी। गुड आफ्टरनून नहीं माया छत्री जी, इट्स ऑलरेडी इवनिंग। Hindu caste discrimination leads to religion conversion. Yes, caste discrimination leads to the conversion of new religion. मनोज कुमार जी, यस, ओके। हाँ, लेकिन आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि ये प्रिविलेंट होना चाहिए। भारत का संविधान आर्टिकल 15 पढ़ा होगा, No person shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth. कोई भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उनके जात पात धर्म ये सारी चीजों से लेकर, है ना, संविधान भी कहता है। ओके, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स। सर बोला जाता है बट डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। अबे डिसरिस्पेक्ट होना, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना, अगर आप किसी को बड़ा जात या छोटा जात कहोगे तो वही डिसरिस्पेक्ट है ना। किसने कहा बड़ा या छोटा? कैसे हुआ बड़ा को? पहले तो ब्राह्मण पढ़ाते थे, है ना, आज ब्राह्मण चोर हो गए हैं। आज हर ब्राह्मण, ये तो हेरिडिटरी बन गया ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और हर ब्राह्मण नहीं पढ़ाता है आज के दिन में। और शूद्र जो है वो साइंटिस्ट बन चुके हैं, आसमान पे पहुंच चुके हैं। आज के दिन में ये प्रिविलेंट नहीं होना चाहिए। सर व्हेन यू ट्राई टू कन्विंस पीपल इन आवर एल्डर
दे से डोंट टीच अस, वी नो बेटर देन यू। देखो आपको सिखाना नहीं है, आप बस खुद समझ लो। सर आप लोगों के घर में मनाते हैं कि नहीं? हमारे घर में भी ना हमारे एल्डर्स जो हैं वो कहते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उनको रोकना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सही नहीं है। ठीक है, पहले तो कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया है। अभी नहीं होता है हमारे घर में भी, क्योंकि मैं मना करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ। एल्डर हैं हाँ, लेकिन रेस्पेक्टफुली उनको बताना चाहिए, अपने मम्मी को, पापा को, दादा को, सबको, जो भी हो उनको बताना चाहिए। ठीक है, एल्डर होने से ऐसा नहीं है कि आज के दिन में ना ये सिस्टम प्रिवलेंट नहीं होना चाहिए। ये हमारे बीच डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देता है, घृणा पैदा कर देता है। हम कैसे यूनाइटेड होके बैठेंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेशन अगर अभी भी हम अगर क्या करें, रखें हमारे सोसाइटी में। यस, इन मैरिजेस इट इज स्टिल प्रिवलेंट। हाँ यस सुजाता जी, अगर शादी करके देना हो बेटी को, अपनी बेटी को अगर शादी करके देना है तो कहते हैं बड़ा जात का है, छोटा जात का है, ये अभी भी कहा जाता है। यस, हमारे सोसाइटी में छोटे जात के लोग हैं, इनको कैसे शादी करके दें? हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, अभी भी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माया छत्री जी, आपने लेट ज्वाइन किया इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, चलो ठीक है, बातें होता रहेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। मैरिजेस लाइक अनुलोमा, प्रतिलोमा एंड स्ववर्णा स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अगर आपको भी ना ऐसे अगर सुनाई दे तो नहीं होना चाहिए, बट इन सम वे और अदर होता है। हाँ होता है मनीषा छेत्री जी। ठीक है, तो हमें पता है नहीं होना चाहिए, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, हमें सब कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, दुनिया के बारे में पता चल रहा है ना सब कुछ, कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सब समान है। तो हमें ना धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव हमें ही करना है। ठीक है, आप ऑफिसर बनोगे तो आपको ही तो करना है ये सब चीज़ें, ऑफिसर बनने के लिए तो कर रहे हैं ना आप लोग। एक दिन ऑफिसर बनोगे, कंधे पे सितारे लगाओगे, है ना, उसके बाद धीरे धीरे आपको ही तो सोसाइटी में चेंज लाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर रिलीजन के बारे में बताएं, देखिए कनक आचार्य जी, आपका जो सवाल है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म्स में क्यों है ये, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। सर इन सोशल एवरी, मैं कनक आचार्य जी के सवाल पर आता हूँ, फिर आता हूँ मनोज कुमार जी की बात पर। ठीक है, देखिए सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, आई एग्री एंड यू ऑल्सो एग्री। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम जब फॉर्म फिलअप कर ना, गवर्नमेंट एग्जाम के समय में जब फॉर्म फिलअप किया जाता है तो आप कह रहे हो कि सर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये बात कर रहे होंगे आप, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, ये बात कर रहे होंगे आप। तो आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि सोसाइटी में ना सोसाइटल डिवीजन के बारे में, यहाँ पर सोसाइटल डिवीजन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वो सोसाइटी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितना है, सोशल अपॉर्चुनिटीज किसको कितना मिल रहा है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज किसको कितना मिल रहा है, वो सब चीज़ों को देखकर रिजर्वेशन दिया जाता है। कनक आचार्य जी, हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी को। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर देखो सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, है ना। अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस में है, अदर बैकवर्ड क्लास किसको कहा जाता है? जहाँ पर अभी तक एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं आया है, जहाँ पर अभी तक सोशल डेवलपमेंट नहीं आया है। सोशल डेवलपमेंट कैसे, किस तरीके का? जैसे कि ये ना, सोसाइटी में अभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय कहा जाता है, सोसाइटी में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि वो सोसाइटी में अभी तक सोशल डेवलपमेंट नहीं आया है, वो सोसाइटी में अभी तक एजुकेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आया है, वो सोसाइटी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कोई भी वो सोसाइटी से एक MP MLA नहीं बन पाया है। तो वो सोसाइटी को भी तो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ वो लोगों को जो IAS IPS बने हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इसके लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम है। समझ में आ रहा है कनक आचार्य जी? हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, एक एक करके आर्टिकल को समझेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोज कुमार जी का कहना है कि सर इन सोशल everyone is wise and equal, but ground level things are different. Brahmin who preach to treat everyone equally, but when it
कम्स टू देम दे कीप। यस, हाँ सही बात है मनोज कुमार जी। चलिए, तो ज़्यादा सोसाइटी पर चर्चा नहीं करना है इधर। Sanaya Kesi, but by the way sir, many political leaders nowadays seem to use religion, especially Hindu Muslim differences, to create division among the। देखो पहले क्या हुआ था, पहले सोसाइटी में सब कुछ, यहाँ से हमें रिफरेंस लेना है, अर्ली वैदिक पीरियड में ना सब कुछ समान था, सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, ये सोसाइटी में ही डिवीजन लाया, और जब सोसाइटी में डिवीजन लाया गया ना तो नए नए रिलीजन का प्रमोट ओरिजिनेट होना शुरू होता है। अब आज के दिन में सोसाइटी के ऊपर बात करने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सब लोगों ने क्या कहा, लोगों ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, रिलीजन को ही अपना पॉलिटिक्स बनाना शुरू किया। मुझे यहाँ पर बात ज़्यादा पॉलिटिक्स पर करना है नहीं, ये बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं कि व्हाट इज़ रिलीजन, रिलीजन का डेफिनेशन कैसे देते हैं, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। जनता के लिए क्या है, ओपियम है। भगवान के नाम पर सब डरते हैं ना, इसलिए पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भगवान का नाम से लोगों को डरा रहे हैं, और लोग डर भी रहे हैं उसी नाम से। When the political system is encouraged discrimination instead of unity, it becomes deeply concerning our society. Real change only happen when the people rise above the religion hatredness। ये आपको डेफिनेशन आपने सुना होगा ऑब्वियसली, कौन सा, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, सुना है कि नहीं। रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, जनता के लिए, मासेस के लिए ओपियम है, नशा है ना। भगवान के नाम से सब डरते हैं, भगवान का नाम सुन लिया तो सब लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, भगवान भगवान भगवान, और वही भगवान का नाम लेकर लोगों को डराया जा रहा है। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। सब लोग पीछे पड़े हैं पॉलिटिकल पार्टी के। आप लोग मत पढ़िए, आप लोग अपना काम पर ध्यान दीजिए। एवरीवन इज रेशनल इनफ, हर कोई अपने बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। अगर कोई मुझे कहे कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये मेरा भगवान है, तो आप मना कर सकते हो क्या उसको। ये जो लैपटॉप है, मैं अगर कहूं आपको कि ये लैपटॉप ही मेरे लिए भगवान है, आप मुझे मना कर सकते हो क्या, नहीं। एवरीवन इज रेशनल बीइंग, एवरीवन इज रेशनल बीइंग, ठीक है। तो इधर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन, लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन। अब रिलीजन जो है ये, इसका कंसेप्ट भी धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। जैसे कि प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड दिस टाइम। ये तीन कौन कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरा, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट गॉड बन जाते हैं ब्राह्मण्स के लिए, ब्राह्मण्स के लिए। शूद्रस नाउ स्टार्टेड वर्शिप पुषन। अब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जो कास्ट है सबका अलग अलग भगवान बनना शुरू हो गया, ठीक है। ब्राह्मण्स किसी और को पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। शूद्रस जो पूजा करते हैं वो किसको, पुषण देव को पूजा करते हैं, ठीक है। अब पहले तो रिचुअल्स जो था इतना इलाबोरेटेड रिचुअल्स नहीं था, सिंपल था रिचुअल। भगवान को पूजा करने के लिए ज़्यादा रिचुअल्स नहीं हुआ करते थे। अब धीरे धीरे ना मोर इलाबोरेटेड रिचुअल्स शुरू होता है ना। मोर सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफिशियल रिचुअल हमने उस दिन भी देखा था, है ना। सेक्रीफिशियल रिचुअल शुरू होता है यहीं पर। प्रीस्टहुड बिकेम द प्रोफेशन एंड हेरिडिटरी। पुजारी कौन बनेगा, पुजारी बनने का एक प्रोफेशन बन जाता है, और ये एक हेरिडिटरी, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, हेरिडिटरी बन जाता है ये धीरे धीरे। अब ये जो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा था, ये जो सोसाइटी में चेंज आ रहा था, सोसाइटी में ऐसे अलग अलग चेंज, डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन आने के कारण इस सोसाइटी में क्या होने लगता है कि धीरे धीरे नया रिलीजन ओरिजिनेट होना शुरू होता है। नया रिलीजन लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जैसे रिलीजन ओरिजिनेट होना शुरू होता है, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स ओरिजिनेट होना शुरू होता है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन सॉरी, नया नया रिलीजन ओरिजिनेट होने के पीछे कारण क्या क्या था देखते हैं। सो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू रिलीजन। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बाय द क्षत्रियस अगेंस्ट द ब्राह्मण डोमिनेंस, क्योंकि सोसाइटी में डोमिनेट कौन कर रहा था, ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये जो क्षत्रियस है ये रेजिस्ट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। देन अगेन ना जो सेक्रीफिशियल रिचुअल्स शुरू हुआ था उसके अगेंस्ट में ना, एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे लोग,
उसके अगेंस्ट में लोग बात करना शुरू करते हैं। अगर आपको भगवान को पूजा करना है तो एनिमल को सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है? सर लेट आने के कारण सर के ऊपर से जा रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो भी हो रहा है आप सुन लीजिए, ठीक है? बाद में आप इसको फिर से देख लीजिएगा क्लास को, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है माया छत्री जी। अब नया नया रिलीजन ओरिजिनेट होने के पीछे कारण क्या है? तो हमने कहा कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनिमल सेक्रीफाइस। यहाँ पर सेक्रीफिशियल रिचुअल शुरू हो गया था और सेक्रीफिशियल रिचुअल के अगेंस्ट में लोग बात करने लगे। भगवान को पूजा करना है तो एनिमल को सेक्रीफाइस करने की क्या जरूरत है ना? ये एनिमल भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो इनको क्यों सेक्रीफाइस करना है? इसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट शुरू होता है। देन रेजिस्टेंस फ्रॉम द वैश्यस और द ट्रेडर क्लासेस, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो यही थे, खेती करने वाले भी यही है ना, कैटल रियरिंग करने वाले भी यही, व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले भी यही, और इनसे ही सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था। इनको ही टैक्स देना होता था और वो भी सबसे ज्यादा, ठीक है? तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये भी रजिस्ट कर रहे थे। एंड रिएक्शन अगेंस्ट द इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो क्षत्रियस थे या जो लैंड ओनर्स हम कह सकते हैं, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हैं, तो बाकी जो के लोग ना, कुछ लोग अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा जमींदार जैसे कंसेप्ट आ जाता है। तो उसके अगेंस्ट में भी ना सोसाइटी में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और शूद्रस को जाके वो लोग वहाँ पर काम लगाते थे, तो इसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, ठीक है? सर वन क्वेश्चन सर, इफ ब्राह्मण वेर मोर लिटरेट देन अदर कास्ट, वाई देन ब्राह्मण वुमेन कंडीशन वेर मोर डिटेरियोरेट देन द शूद्र वुमेन्स? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि वुमेन ओवरऑल, ब्राह्मण कहो या फिर शूद्र कहो, यहाँ पर वुमेन का पोजीशन ही डिटोरिएट हो रहा था पूरा का पूरा सोसाइटी में। ये खुद को लिटरेट तो कहते हैं, बस लिटरेट नहीं कह रहे हैं, ये खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं। और ऊपर क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन, ऐसे अगर आप देखो तो रीजन क्या है कि क्योंकि ये पुरुष सुक्त ब्राह्मणा के मुंह से पैदा हुए हैं और मुंह जो है वो सबसे ऊपर है, इसलिए ब्राह्मण सब खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। यहाँ पर अगर पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करें तो इसको ओवरऑल देखा जा रहा है कि ओवरऑल वे ब्राह्मण भी वही बोल रहे हैं क्या कि बच्ची छोटा सा उम्र में ही लड़की को शादी कर देना चाहिए, सती प्रैक्टिस होना चाहिए, ये ब्राह्मण भी बोल रहे हैं, ठीक है सनाया जी? ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक है? अब हमने क्या कहा कि ये जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रैक्टिस हो रहा था, तो नया नया रिलीजन का ओरिजिनेट होना शुरू होता है, और इनमें से सबसे पहला रिलीजन ओरिजिनेट होता है कौन सा? जैनिज्म। तो जैनिज्म पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में याद रखना होगा, ठीक है? कि ऑफिसर्स एंड देयर प्रोफाइल इन द वैदिक पीरियड, तो कौन से ऑफिसर को क्या कहा जाता था, क्या नाम था, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछा जाता है, तो एक बार इसको देख लीजिए। व्रजपति यानी कि कौन? व्रजपति यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पेस्च्योर लैंड। जीवग्रीव यानी कि पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस को क्या कहा जाता है? जीवग्रीव। छात्री यानी कि चैम्बरलेन। सेनानी यानी कि सुप्रीम कमांडर इन चीफ। स्थपति यानी कि चीफ जज। ग्रामीणी यानी कि हेड ऑफ द विलेज। भागादुगा यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर। कुलपति यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। देन महिषी यानी कि चीफ क्वीन। स्पसस यानी कि स्पाइसेस और द मैसेंजर्स। सुता यानी कि चेरियोटर। मध्यमासी यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्विंग अथॉरिटी, दैट इज मध्यमासी। तक्षण यानी कि कारपेंटर। पालागला यानी कि मैसेंजर। संग्रहरीति यानी कि ट्रेजरर। गोभी करताना यानी कि कीपर और द फोस्टर एंड गेम्स। अक्षाभापा यानी कि अकाउंटेंट एंड पुरोहिता यानी कि प्रिस्ट। तो ये अलग अलग टर्म्स जो है, ये अलग अलग टर्म्स से रिलेटेड सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो ये टर्म्स एक बार आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या फिर बाद में कभी इसको अच्छे से नोट करके रख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर लेट सर, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है निकिता पौडेल जी। इट्स ओके निकिता पौडेल जी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट एंड वेल एजुकेटेड। हाँ,
मनोज कुमार जी, लिटरेट और एजुकेटेड में फ़र्क है ना। सिर्फ लिटरेट किसको कहा जाता है भारत में? जो अपना नाम पढ़ और लिख सके उसको कहा जाता है लिटरेट। अभी भी आज के दिन में भी भारत में, है ना, 77% लिटरेट मैन है अभी भी आसाम में। लेकिन लिटरेट कैसे गिना जा रहा है? जिसको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है उसको लिटरेट कह रहे हैं। अरे सिर्फ नाम लिखना पढ़ना आता हो तो थोड़ी सब कुछ वो बदलाव कर सकते हैं सोसाइटी में, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द जैनिज्म। सो जैनिज्म एक नया रिलीजन, ये सोसाइटी से निकल करके एक नया रिलीजन शुरू करते हैं। कौन? वर्धमान महावीर, ठीक है। सो जैनिज्म केम इनटू प्रोमिनेंस इन द 6th century BC व्हेन लॉर्ड महावीरा प्रोपागेटेड द रिलीजन। धीरे धीरे ये जब लॉर्ड महावीरा जो रिलीजन को प्रोपागेट करते हैं तो नया रिलीजन ओरिजिनेट होता है जिसको कहा जाता है जैनिज्म, ठीक। द वर्ड जैन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीना और द जैना विच मीन्स द कन्क्वेरर। ये जो जैन वर्ड है ये कहाँ से आता है? जीना या फिर जैना, जिसका मतलब क्या होता है? कन्क्वेरर। और ये जैनिज्म में अलग अलग टीचर्स, तीर्थंकरा कहा जाता है। देयर वेर 24 तीर्थंकरास इन दिस फिलोसॉफी और रिलीजन। सबसे पहले ये टीचर अगर कहें तो कौन थे? इट वाज द ऋषभदेव, ठीक है। द फर्स्ट तीर्थंकरा वाज द ऋषभदेव। ऋषभनाथ भी कहा जाता है या ऋषभदेव भी कहा जाता है। ही वाज द फर्स्ट टीचर, ठीक है। उसके बाद अलग अलग नाम यहाँ पर चार्ट में दिया गया है, जैसे कि अजिता, संभवा, ठीक है, अभिनंदना, सुमति, पद्मप्रभा। आप एक बार नाम अच्छे से पढ़ लेना। सारा नाम आपको रट्टा मारने की ज़रूरत तो है नहीं, सब कुछ नाम रट्टा मारने की ज़रूरत तो है नहीं। पहला जो तीर्थंकरा थे इनका नाम याद रखना है, ऋषभदेव। और इनका सिंबल क्या था वो भी आपको याद रखना है। क्या? इनका सिंबल था बुल। और उसके बाद और 2 तीर्थंकरा का नाम याद रखना है। एक तो परसवा, दैट इज द 23rd तीर्थंकरा, महावीर से पहले कौन थे? परसवा। और इनका सिंबल था क्या? कोबरा, ठीक है, कोबरा। और जो 24th तीर्थंकरा थे वो थे कौन? वर्धमान महावीर, जिन्होंने ये नया रिलीजन का प्रोपागेट किया था, वर्धमान महावीर, ठीक है। ही वॉज द 24th तीर्थंकरा। एंड इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था लायन। लायन वॉज द सिंबल ऑफ द 24th तीर्थंकरा, वर्धमान महावीर। द डॉक्ट्रिन ऑफ जैना इज ओल्डर देन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। तो बुद्धिज्म आने से पहले ही ये डॉक्ट्रिन, ये फिलोसॉफी सोसाइटी में प्रोपागेट किया गया था। तो वर्धमान महावीर से रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि वर्धमान महावीर हु वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था इनका? कुंदरगाम विलेज नियर वैशाली। वैशाली के सामने कुंदरगाम नाम के जगह पर 540 BC में इनका जन्म होता है। जिनके पिता कौन थे? जिनके पिता थे सिद्धार्थ, ठीक है, हु वाज फ्रॉम द ज्ञार्थिका क्लेन। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञार्थिका क्लेन थे। माताजी का नाम त्रिशाला था, हु वाज द सिस्टर ऑफ अ लिच्छवी चीफ चेतका। लिच्छवी रूलर चेतका की बहन थी ये त्रिशाला, ठीक है। कौन? वर्धमान महावीर की माताजी। इनकी वाइफ का नाम यशोदा, अन्नोजा भी यशोदा, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। और इनकी बेटी जिनका नाम था प्रियदर्शना या प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है, या फिर और एक नाम भी मिलता है हमें, क्या? अन्नोजा बोल के, अन्नोजा भी कहा जाता है, अन्नोजा, ठीक है, अन्नोजा। मैं माउस से अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग कृपया नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अन्नोजा। उनका सन इन लॉ जिनका नाम था क्या? जमाली, ठीक, जमाली। अब वो क्या करते हैं कि वर्धमान महावीर जो है वो लगभग जब वो 30 साल के थे तो वो अपना घर बार छोड़कर निकल पड़ते हैं। क्यों? टू अटेन द सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और लगभग 12 साल बाद ही अटेन्ड कैवल्य, यानी कि सेल्वेशन, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति मिलता है इनको 12 साल बाद, जब वो 42 के थे। when he was 42 years old he attained the कैवल्य अंडर अ साल ट्री। एक साल ट्री के नीचे इनको रिनंशिएशन हम कह सकते हैं, कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद इनको जाना जाता है जिना बोल के, यानी कि कन्क्वेरर बोल के। फिर महावीरा बोल के भी जाना जाता है, द ब्रेव वन। फिर इनको क्या?
वर्धमान महावीर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जीना कन्क्वेरर, फिर महावीर यानी कि द ब्रेव वन, फिर नृगंथ यानी कि फ्री फ्रॉम द ऑल बॉन्ड्स, या फिर अरहंत द ब्लेस्ड वन, अलग अलग नामों से जाना जाता है वर्धमान महावीर को। और जब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तो 11 डिसाइपल्स को अपना पहला सरमन दिया पावा पर ही, ठीक है। कौन सा जगह? गंधारा में आता है ये। गंधारा में 11 लोगों को पहला सरमन देते हैं ये वर्धमान महावीर, ठीक है। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 72 इन पावा। सो दिस इज अबाउट द वर्धमान महावीर। कहाँ जन्म हुआ था, कौन से समय में, कौन से उम्र में उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वाइफ का नाम, बेटी का नाम, यहाँ पर सब कुछ लिख के दिया गया है। डेथ कब हुआ था, कितने लोगों को उन्होंने सरमन दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने ये जैनिज्म का मेन फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके का फिलोसॉफी है, ठीक है। कि कहा जाता है दो बेसिक डॉक्ट्रिन है यहाँ पर, दो बेसिक डॉक्ट्रिन है। एक तो जिसको कहा जाता है अनेकांतवाद और दूसरा को कहा जाता है सयदवाद, और यही दो डॉक्ट्रिन से ये जैन फिलोसॉफी बनता है। तो क्या है ये अनेकांतवाद या सयदवाद, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडनेस, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स, द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एक यहां पर सर्कल बनाया, यहां एक व्यक्ति को रखा, यहां एक व्यक्ति को रखा, यहां चारों ओर 4 व्यक्ति को रखा, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इनको पूछा क्या कि तुम्हारे सामने क्या है, बताओ तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मेरे सामने तो ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ। अब मैंने फिर आके इनको पूछा कि बताओ कि तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है। ये बोल रहे हैं मेरे सामने तो कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर आके इनको पूछा मैंने कि बताओ तुम्हारे सामने तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे सामने जो है ये तो ऐसा है। अब अंतिम में आके मैंने इसको पूछा, अब बताओ तुम्हारे सामने तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहा है मेरे सामने कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या इनमें से कोई गलत है क्या ये 4 लोग कोई गलत है क्या? इनको जो दिखाई दे रहा है क्या वो लोग गलत हैं? ना, इनको जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इनको एक सर्कल का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इनको भी एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इनको सबको एक एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इनको पूरा सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये गलत है? गलत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कहें यहां पर इनके सामने जो है वो क्या है, ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये एक पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है। आपको जो दिखाई दे रहा है वही सच नहीं भी हो सकता है। द अल्टीमेट ट्रूथ और द रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। हम कहते हैं, कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है नहीं गणेश जी है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है ब्रह्मा है। सबके हिसाब से तो भगवान अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट अल्टीमेट ट्रूथ मे बी समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग भी तो हो सकता है। इनको जो दिखाई दे रहा है वही तो सत्य नहीं भी तो हो सकता है ना। द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी ना, इसका मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है। जब हम ये सबको मिलाएंगे तो अल्टीमेट ट्रूथ मिल सकता है, ठीक है। अनेकांतवाद, ये वर्ड को अगर हम देखें, अन मीन्स नॉट, एक मीन्स वन, अंत मीन्स एंड और साइड। कोई भी चीज का एक साइड नहीं हो सकता, कोई भी चीज का सिर्फ एक साइड नहीं हो सकता। देयर कैन बी मेनी साइड ऑफ वन थिंग, ठीक है। देयर कैन बी, एक ही चीज का ना, भगवान आपके हिसाब से ये है तो दूसरे के हिसाब से अलग भी तो हो सकता है, ठीक है। यही जो डॉक्ट्रिन है इसको कहा जाता है अनेकांतवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ मेनी साइडनेस। इट रिफर्स टू द साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ द मल्टीपल डाइवर्स एंड इवन कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट। सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है। यहां कोई गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ कुछ अलग भी तो हो सकता है, ठीक है। ये एक डॉक्ट्रिन है, समझ में आ रहा है ये डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद। द पर्सपेक्टिव एंड द रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल पीपल, दे आर नॉट रॉन्ग। ये सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है, हर कोई यहां पर सही है।
लेकिन अल्टीमेट जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। और दूसरा डॉक्ट्रिन को देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा अनेकांतवाद को, अब देखते हैं किसके बारे में, अब देखते हैं सैयदाबाद को। सैयदाबाद, द डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी, द डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी, ठीक है, इसको भी देखते हैं कि एवरी जजमेंट वी मेक is relative to the particular aspect of the object we are judging it and the view and the point of view from which we judge it। देखिए इसका एग्जाम्पल यहां पर ये पिक्चर में ही दिया गया है अच्छे से। सॉरी कि मैंने कई सारे लोगों को उनका आंख बंद कर दिया, ठीक है, और ले जा करके ये हाथी के सामने रख दिया, ठीक। तो कोई जाके ये हाथी का पूंछ पकड़ता है, उनको पता नहीं है कि हाथी है, उनका आंख बंधा हुआ है और उनको पूछा गया कि बताओ, जो पूंछ पकड़ रहा है तो उनको पूछा गया कि बताओ तुम क्या पकड़ रहे हो, तो बोलता है ये तो मुझे लगता है कि ये तो क्या है, एक रस्सी है, ठीक है। कोई उनके ये जगह पर था और वो जाके उनके ना जो पीठ है वहाँ पर देखता है, छूता है और कहता है अरे ये तो वाल है। कोई जाके हाथी का टांग को पकड़ता है और उनको लगता है कि ये तो क्या है, ये तो पौधा है, पेड़ है। कोई जाके हाथी के सूंड को पकड़ लेता है और ये कहता है ये तो सांप है, एक स्नेक है। कोई जाके हाथी के दांत को पकड़ता है, ये तो कहता है ये तो स्पेयर है। कोई जाके हाथी के कान को पकड़ता है और कहता है ये तो क्या है, एक फैन है, पंखा है, ठीक है। अब ये लोग जो जज कर रहे हैं, ये बस उन्होंने ऐसा चीज जो देखा होगा, इनको ये पूछ पता नहीं है ना इनको सामने क्या है, वो बस जज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये रोप है, ठीक है। ये जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्या अपने व्यू पॉइंट से जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने जो जजमेंट दिया है, क्या वो उन्होंने जो जजमेंट दिया है क्या वो सत्य है? नहीं। जब ये कहेंगे कि ये रस्सी है तो उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये रस्सी है, उनको क्या कहना चाहिए? उनको कहना चाहिए शायद मेरे सामने एक रस्सी है। सैयदाबाद लिटरली मीन्स द मेथड ऑफ एग्जामाइनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग प्रोबेबिलिटी को एग्जामाइन करना चाहिए। द रियलिटी कैन बी ग्रेस्ड इन इट्स इटर्निटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल द पॉसिबल आर नंबर ऑफ पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इट, एंड इट इज if every statement about the reality should be prefixed with the word syat or the maybe। शायद जो हम कहते हैं, मेरे सामने शायद सांप है, मेरे सामने शायद शिव जी भगवान है, शायद गणेश जी भगवान है, अगर हम कहें तो शायद वो सेंटेंस सही लगेगा ना, इट्स मोर अप्रोप्रिएट लगेगा इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है। शायद मेरे सामने एक वाल है, शायद मेरे सामने एक पौधा है। हम जो भी जजमेंट करते हैं उसको हम ना फाइनली ना बताकर, अगर हम शायद अगर कहें उसके सामने सयात या फिर हम क्या हिंदी में हम कहते हैं क्या, शायद मेरे हिसाब से शिवजी भगवान है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट, वी नो इट। अल्टीमेट रियलिटी इज डिफरेंट। देयर मे बी the many sideness, there may be the many sideness, there may be many perspective of it। अलग अलग लोगों के हिसाब से पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को जब बनाते हैं, किसी भी जजमेंट को अगर हम कहते हैं, तो जजमेंट को एक साथ ना कहकर अगर हम इसके साथ शायद वर्ड को यूज करें तो शायद बेहतर होगा। और यही दो डॉक्ट्रिन को मिलाकर बनता है क्या, ये फिलोसॉफी। यही डॉक्ट्रिन को मिलाकर बनता है ये फिलोसॉफी, द फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म, जहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी क्या है बताया जाता है, किसी को पता नहीं है। तो अल्टीमेट रियलिटी को बताने से पहले हम किसी भी चीज़ को ठोस ना कहकर हम क्या करें, एग्जामाइन करें द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। अब ये जो महावीर है उनका क्या क्या टीचिंग्स है अगर देखें तो उनका कहना है कि देखो जीवा या जो सोल, आत्मा जो है, इसके 3 मेन क्वालिटी होता है। हर जीव का 3 क्वालिटी होता है। क्या? एक तो कॉन्शियसनेस, दूसरा ब्लिस और तीसरा एनर्जी। और हर जो आत्मा है वो सफ़र करता है, क्यों? ड्यू टू द ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म। आपने अच्छा कर्म किया है तो पुनर्जन्म में आपको अच्छा फल मिलेगा,
ठीक है। एंड दिस ट्रांसमाइग्रेशन इज बिकॉज ऑफ द कर्मा। अच्छा कर्म किया है आपने तो आपको पुनर्जन्म में आप अच्छा इंसान बन के जन्मोगे, है ना, आपका जन्म अच्छा होगा, ट्रांसमाइग्रेशन होगा। ये कहा जाता है जैनिज्म में कि सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट करता है, और ट्रांसमाइग्रेशन किसके कारण होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कर्म। अगर आपने पिछले जन्म में अगर बुरा कर्म किया था तो वो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। अगर पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया था तो वो इस जन्म में आपको अच्छा कर्म, अच्छा फल भुगतना पड़ेगा। एंड कहा जाता है कि कर्मा पार्टिकल्स या कर्मा कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द स्पेस। आपने जो कर्म किया है ना वो कहीं नहीं जाता है, ये यही दुनिया में ही फ्लोट करते रहता है। द कर्मा पार्टिकल्स ऑब्सक्यूर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द कॉन्शियसनेस, ब्लिस एंड एनर्जी, है ना, कि आपने अच्छा कर्म किया है तो ऑब्वियसली आपको इसका फल अच्छा ही मिलेगा। ये कर्मा, आपका कर्मा कहीं नहीं जाता है, कर्म का फल आपको पुनर्जन्म में मिल जाएगा। ऐसे ये फिलोसॉफी में कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान वगवान कुछ नहीं होता, देयर इज नो गॉड और द क्रिएटर। इफ द गॉड एग्जिस्ट, अगर भगवान होते भी हैं, दे वर गिवन द मच लोअर पोजिशन देन गॉड। अगर दुनिया में अगर भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं तो भगवान को ना, वो भगवान, लोगों ने भगवान को भगवान से भी नीचे पोजीशन पर रख दिया है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। इंसान ही है अपना डेस्टिनी का खुद आर्किटेक्ट, ठीक है। उनको, उनका फल क्या होगा, उनका डेस्टिनी क्या होगा, वो इंसान खुद बनाते हैं। ऐसा कोई भगवान का लिखा जोखा कुछ नहीं होता है, भगवान ने कुछ लिख के नहीं भेजा है। आपका कर्म का फल आपको मिलता है, ठीक है, आपका कर्म का फल ही आपको मिलता है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी, ये बहुत बेहतर लाइन है। बाय लीडिंग अ स्योर लाइफ ऑफ प्यूरिटी, वर्च्यू एंड नोबल थिंकिंग एंड एक्शन, वन कैन एस्केप द इल ऑफ लाइफ। अगर आप अपना जीवन में ना वर्च्यू, प्यूरिटी एंड नोबल थिंकिंग से बिताओगे तो जो आपके लाइफ में जो भी इल्स है, जो भी शत्रु है, उससे आप पीछा छुटवा सकते हैं, ठीक है। तो इनका कहना बस ये है कि ये जो आपको जीवन मिला है, इसी जीवन में आप अच्छा अच्छा कर्म करो तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, चाहे इस जीवन में हो चाहे पुनर्जन्म हो। तब आपको अगर अभी बुरा हो रहा है तो ऑब्वियसली आपने पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया होगा, इनका कहना ऐसा है ना, क्योंकि इनका कहना क्या है कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। इंसान ही है अपना डेस्टिनी का खुद आर्किटेक्ट। अब यहाँ पर देयर आर 3 मेन डिसिप्लिन्स इन जैना, द जैना डिसिप्लिन्स, it mainly aims at the attaining of liberation for which no ritual is required। यहाँ पर क्या है? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ये क्या चाहता है कि सबको लिबरेशन मिले, जिसके लिए कोई रिचुअल की जरूरत नहीं होती है। अगर लिबरेशन, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इट कैन बी अटेन्ड थ्रू 3 प्रिंसिपल्स कॉल्ड द 3 ज्वेल्स और द 3 रत्न। ये 3 रत्न को अपनाकर लिबरेशन प्राप्त किया जा सकता है। क्या है ये 3 रत्न? द राइट फेथ, द राइट नॉलेज एंड द राइट कंडक्ट। आपका जो फेथ है वो सही होना है, विश्वास जो है वो सही होना है। आपको जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो भी सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और आप जो कर्म करते हो वो भी सही कर्म करना है। और बाय अटेनिंग, बाय डूइंग दिस, बाय अप्लाइंग दिस 3 प्रिंसिपल्स, one can attain the liberation। These are the 3 important principles, जिसको कहा जाता है क्या? 3 रत्न। द राइट फेथ, जिसको समयक दर्शन भी कहा जाता है, राइट नॉलेज, जिसको समयक ज्ञान भी कहा जाता है, एंड द राइट कंडक्ट, जिसको समयक चरित्र भी कहा जाता है। देयर आर 5 ग्रेट vows which are also known as the पंच महाव्रत। क्या? कि नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, ट्रूथ, नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, अस्तेय, नो पोजेशन, अपरिग्रह, एंड केलिवेसी, ब्रह्मचार्य जीवन बिताना है। तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन अटेन द लिबरेशन। जब ये जो 5 भोज है, 5 व्रत है, ये 5 व्रत जब कोई मॉन्क स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, the 5 vows when observed by a monk, Jain's monk, that are called Mahavrat,
इसको महाव्रत कहा जाता है। एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय अ ले फॉलोअर इन अ लेस रिगरस मैनर, तो इसी को अनुव्रत कहा जाता है। तो महाव्रत और अनुव्रत क्या है? जब ये जो 5 ग्रेट वोस है, ये जो व्रत है, ये 5 व्रत के बारे में जो बताया गया है, 5 व्रत आपको याद रखना पड़ेगा। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नो स्टीलिंग, नॉन पोजेशन एंड कैलिवेसी। ये 5 व्रत को अगर कोई जैन मोंक फॉलो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। अगर कोई लेस रिगरस मैनर में इसको फॉलो करते हैं या फिर फॉलोअर अगर कोई इसको फॉलो करता है तो इसको कहा जाता है अनुव्रत। सर मुझे लगता है कि इस जन्म का कर्म का फल अच्छा हो या बुरा हो हमें इसी जन्म में मिलता है। देखिए हम बात कर रहे हैं जैन फिलोसॉफी के बारे में, मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैन फिलोसॉफी जिस तरीके से कहता है माया जी, हम उसी तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा फिलोसॉफी नहीं है समझ में आ रहा है माया जी? मेरा फिलोसॉफी नहीं है, ये जैन फिलोसॉफी है। हमें जैनिज्म में एक एक्सट्रीम भो या एक्सट्रीम प्रैक्टिस के बारे में मिलता है, दैट इज द सलेखाना। सलेखाना के बारे में आपको पता होगा, है ना? अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरी फास्टिंग टू डेथ। सलेखाना मतलब क्या? वॉलेंटरीली आप फास्टिंग करोगे, उपवास रखोगे, कब तक? जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता है, बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टू इनटेक द फूड एंड द लिक्विड। धीरे धीरे आप फूड या लिक्विड को खाना छोड़ दोगे, और कब तक? जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता है। ये जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पर? सलेखाना में, जो जैनिज्म में जिसको कहा जाता है क्या? सलेखाना। तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम प्रैक्टिस के बारे में भी मिलता है हमें जैनिज्म में, ठीक है। अब जैनिज्म जो है ये बाद में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है महावीर के बाद, ठीक है। देयर वेर 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। क्या क्या? दिगंबरा एंड श्वेतांबरा। दिगंबरास एंड श्वेतांबरास, द स्काई क्लेड एंड द व्हाइट क्लेड। दिगंबरा में क्या है? फिशर्स देखें तो दे डू नॉट वेयर क्लोथ, ये लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं। श्वेतांबरा में दे वेयर सिंपल व्हाइट क्लोथ। श्वेत, श्वेत माने व्हाइट, ये लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है। ये लोग सिंपल सादा व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। यहाँ पर अगर फीमेल मोंक के बारे में बात करें, जिसको क्या कहा जाता है? आरिकास, दे वेयर व्हाइट साड़ीज। यहाँ पर जो मेल है दे डू नॉट वेयर क्लोथ, यहाँ पर दे वेयर व्हाइट क्लोथ्स। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ महावीरा। ये लोग कौन है? डायरेक्टली जो महावीरा ने सिखाया है उसको फॉलो करते हैं, महावीरा के टीचिंग्स को। एंड दे फॉलो द टीचिंग ऑफ परशुरानाथ, यानी कि जो 23rd तीर्थंकरा थे परशुरानाथ, उनके टीचिंग को फॉलो करते हैं ये लोग। और ये लोग वर्धमान महावीरा के टीचिंग्स को फॉलो करते थे, यानी कि 24th तीर्थंकरा। भद्रबाहु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट। ये जो दिगंबरा है इसको एक्सपोनेंट करने वाले कौन? भद्रबाहु थे। वही स्थूलभद्र वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, श्वेतांबरा। दे बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट बी द तीर्थंकरा। ये लोग क्या मानते हैं कि वुमेन तीर्थंकरा नहीं बन सकती है। इनको का कहना है कि वुमेन भी तीर्थंकरास बन सकती हैं। दिस इज मोर रिजिड एंड मोनेस्टिक। यहाँ पर जो मोनेस्टिक रूल है, यहाँ पर काफ़ी रिजिड या मोनेस्टिक रूल है, ठीक है। दे बिलीव दैट 23rd एंड 24th तीर्थंकरा डिड नॉट मैरी अनलाइक द दिगंबरा सेक्ट। इनका कहना है कि उन लोगों ने 23rd परशुरानाथ और महावीर ने शादी ही नहीं किया, शादी किया था एक्चुअली। अब जैन लिटरेचर के बारे में बात करें तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर मिलता है। क्या क्या? द जैन लिटरेचर इज रिटन इन, ये आपको याद रखना है कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था? अर्ध मगधी लैंग्वेज में, फॉर्म ऑफ अ प्रकृत लैंग्वेज। प्रकृत लैंग्वेज का ही एक फॉर्म है जिसको कहा जाता है अर्ध मगधी लैंग्वेज, ठीक है। एंड मे बी क्लासिफाइड इनटू 12 अंगास। ये जो जैन लिटरेचर है इसको 12 अंगा में डिवाइड किया गया है। फिर 12 अंगा को 12 उपांगा में डिवाइड किया गया है। एंड देन अगेन 10 प्रकीर्णन, 6 छेदा सूत्र, 4 मूला सूत्र, एंड देयर वर 2 मिसलेनियस टेक्स्ट ऑल्सो। सो दीज आर सम जैन लिटरेचर्स। ये कुछ जैन लिटरेचर्स है। इफ यू टॉक अबाउट द जैन काउंसिल, तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पूछा जा सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये भी याद रखना है आपको कि पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, इन द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी BC। और सेकेंड जैन काउंसिल जो है वो कहाँ हुआ था? बल्लभी में। कब? 5th सेंचुरी AD में, लगभग 900 साल बाद, 900 ईयर्स के बाद। तो हमने
जैनिज़्म पर चर्चा किया है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया जैनिज़्म? हम लोगों ने जैनिज़्म का ओरिजिन, जैनिज़्म को प्रोपोगेट करने वाले जैनिज़्म के दो फिलोसॉफी अनेकांतवाद एंड सैयदवाद, फिर जैन प्रिंसिपल्स, ग्रेट वोस ऑफ जैनिज़्म, ये सब चीज़ें हम लोगों ने आज चर्चा की ना। तो 2 मेजर सेक्ट ऑफ जैनिज़्म यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया। क्या यहाँ तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आज, क्या यहाँ तक समझ में आया है आप लोगों को? आज हम लोगों ने लेटर वैदिक एज एंड जैनिज़्म पर चर्चा किया है। क्या यहाँ तक कोई डाउट या दिक्कत है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए मुझे एक बार। बता दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आगे बढ़ने में मदद करें। आप लोग ही हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों का ऐसा मोटिवेशन हमें मिलता रहे तो हम आप लोगों के लिए और भी काम कर सकते हैं। तो मेरा अंतिम में यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि हमें भी और भी मोटिवेशन मिले। तो बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। बने रहिएगा। ग्रुप में हैं आप सभी लोग, ग्रुप में हैं, सभी लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन मिल जाए तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।